जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक चलती हुई ट्रेन का बैगेज डिब्बा, हाँ। जो पूरी तरह से रसायनों, टेस्ट ट्यूब्स और एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस से भरा हुआ है। बिल्कुल। और अचानक ट्रेन खराब पटरियों की वजह से जोर से हिलती है। एक शेल्फ से फास्फोरस का एक टुकड़ा जमीन पर गिरता है और कुछ ही सेकंड में पूरे डिब्बे में भयंकर आग भड़क उठती है। हाँ, एकदम सही। एक लड़का घबराहट में उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, तभी ट्रेन का कंडक्टर वहां पहुंचता है। वो किसी तरह आग पर काबू पाता है, लेकिन गुस्से में आकर अगले ही स्टेशन पर उस लड़के को उसके सारे सामान के साथ, मतलब उसकी किताबें, उसके केमिकल्स, सब कुछ। हाँ, सब कुछ प्लेटफॉर्म पर बाहर फेंक देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अरे नहीं, इसके बाद जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। बिल्कुल। वो कंडक्टर उस लड़के को इतनी जोर से कानों से पकड़कर खींचता है कि उसके कानों के अंदर कुछ चटकने की आवाज आती है। और यही वो चोट थी जिसकी वजह से उस लड़के ने हमेशा के लिए अपनी सुनने की क्षमता खोना शुरू कर दिया। ये सोचकर कितनी हैरानी होती है कि यही लड़का जिसे ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया गया था, आगे चलकर आधुनिक दुनिया को रोशन करने वाला सबसे बड़ा आविष्कारक बनेगा। थॉमस एल्वा एडिसन। एकदम सही। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम थॉमस एल्वा एडिसन के शुरुआती जीवन के पन्नों को पलटेंगे। हमने एडिसन, हिज लाइफ एंड इन्वेंशंस के पहले वॉल्यूम को खंगाला है। हाँ, जो 1847 और उसके बाद के दशकों की दुनिया का एक बहुत ही शानदार नजरिया पेश करता है। ये वो दौर था जब अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से पूरे देश में भारी उथल-पुथल मची हुई थी और इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के बीच एक नई तकनीक आकार ले रही थी। हमारा मकसद आज उस युग में गोता लगाना है जब इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एक जंगली और अनियंत्रित ताकत थी। हम ये समझेंगे कि कैसे एक इंसान जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, उसने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी कबाड़ और अपनी जबरदस्त जिज्ञासा के दम पर सीखने का एक बिल्कुल नया तरीका इजाद किया। तो 1847 की जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं, वो आज की सुव्यवस्थित दुनिया से बहुत अलग थी, है ना? हाँ बिल्कुल। अगर हम उस समय की तकनीक पर नजर डालें तो टेलीग्राफ उस समय एक बिल्कुल नया और अनजाना सा कॉन्सेप्ट था। तारों को सुरक्षित रखने के तरीके बेहद कच्चे थे। खंभों पर जो तार बंधे होते थे वे जरा सी आंधी या बारिश में टूट जाते थे। और इंसुलेटर्स के नाम पर छोटे कांच के टुकड़े इस्तेमाल किए जाते थे, जिन्हें अक्सर सड़क चलते लोग पत्थर मारकर तोड़ देते थे। अरे बाप रे। और मुझे जो सबसे दिलचस्प बात लगी वो ये कि टेलीग्राफ में इस्तेमाल होने वाले जो मैग्नेट्स होते थे, उनका वजन 75 पाउंड यानी लगभग 34 किलो तक होता था। जरा सोचिए, आज के दौर में जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बस एक स्विच दबाने का खेल है, उस वक्त बिजली कोई पालतू चीज नहीं थी। बिल्कुल नहीं। बैटरी से मिलने वाली बिजली को समझना, उसके वोल्टेज को काबू में करना और उससे एक मशीन को चलाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। और इसी अनिश्चितता और रोज होने वाले नए प्रयोगों के माहौल में एडिसन का जन्म हुआ। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। एडिसन के परिवार का जो बैकग्राउंड था वो भी किसी आम परिवार जैसा नहीं था। सही कहा आपने। मैंने उनके परिवार के इतिहास के बारे में जो पढ़ा वो काफी हैरान करने वाला था। उनके परिवार में एक अजीब सी बगावती रग थी। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उनके परदादा 104 साल की उम्र तक जिए और अमेरिकी क्रांति के समय एक लॉयलिस्ट थे। और फिर उनके पिता सैमुअल एडिसन, उनका किस्सा तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। यकीनन, उनके पिता कनाडा में पले बड़े थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना हावी और बागी था कि उन्होंने कनाडा में सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। और जब वो विद्रोह विफल हो गया तो उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। जरा सोचिए, जंगलों के रास्ते बिना खाए पिए लगभग 182 मील का सफर तय करके वो अमेरिका के मिलान, ओहायो में आकर बसे। ये जो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या हार ना मानने का जज्बा था, वो एडिसन को कहीं ना कहीं विरासत में मिला था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एडिसन का अपना बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनका सिर बचपन में आम बच्चों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। हाँ, और उनका स्वास्थ्य काफी नाजुक रहता था, जिसकी वजह से उन्हें काफी समय तक स्कूल ही नहीं भेजा गया। और जब उन्हें स्कूल भेजा गया तो वो अनुभव किसी बुरे सपने जैसा था। मुश्किल से 3 महीने ही टिक पाए होंगे स्कूल में। एक दिन उनके टीचर ने स्कूल के इंस्पेक्टर के सामने एडिसन को एडल्ट कह दिया, मतलब मंद बुद्धि। उस जमाने में किसी बच्चे को एडल्ट कहने का मतलब था कि उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। एडिसन क्लास में सबसे पीछे रहते थे, लेकिन उनके सवाल इतने ज्यादा और इतने अजीब होते थे कि टीचर परेशान हो जाते थे। लेकिन जब उनकी माँ नैन्सी इलियट को ये बात पता चली तो उन्होंने जो किया उसने इतिहास बदल दिया। वो खुद एक बहुत ही बेहतरीन टीचर रह चुकी थीं।
उन्होंने एडिसन को स्कूल से निकाल लिया और खुद घर पर पढ़ाने का फैसला किया। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। उनकी माँ ने सिर्फ उन्हें पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें सवाल पूछने की पूरी आज़ादी दी। इसी का असर था कि महज 12 साल की उम्र तक आते आते एडिसन ने गिब्बन और ह्यूम जैसे इतिहासकारों के मोटे-मोटे वॉल्यूम और न्यूटन के विज्ञान जैसी भारी भरकम किताबें पढ़ डाली थीं। एडिसन के पिता ने एक बार कहा था कि उनके बेटे का बचपन कभी आम बच्चों जैसा रहा ही नहीं। उसने किताबों में जो भी पढ़ा उस पर तब तक यकीन नहीं किया जब तक कि खुद उसका प्रयोग करके न देख लिया हो। और उनके ये प्रयोग ये सिर्फ कागज और पेन तक सीमित नहीं थे। कभी-कभी बहुत ही खतरनाक होते थे। बचपन में उनकी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं था। स्रोतों में एक वाक्य है, जब उन्होंने देखा कि एक बत्तख अपने अंडों पर बैठकर उन्हें सेती है। हाँ, और फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। एडिसन को लगा कि अगर बत्तख ऐसा कर सकती है तो वो क्यों नहीं। वो चुपचाप खलियान में गए, एक घोंसला बनाया, उसमें अंडे रखे और उन पर बैठ गए। सच में वो खुद उन अंडों को सेने की कोशिश कर रहे थे। एक बार तो वो नहर में गिर गए और डूबते डूबते बचे। एक दूसरी घटना में वो अनाज के एक बड़े एलिवेटर में गिर गए और अनाज के ढेर में उनका दम घुटने ही वाला था। सबसे खतरनाक किस्सा तो तब हुआ जब उन्होंने खलियान में ही आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा खलियान जलकर खाक हो गया। और इस हरकत के लिए उन्हें गांव के चौराहे पर सबके सामने सरेआम मार खानी पड़ी थी। एक बार तो एक मेंढे ने उन्हें इतनी बुरी तरह टक्कर मारी थी कि वो लहूलुहान हो गए थे। इन सब घटनाओं को देखकर लगता है कि वो मौत को छू कर वापस आने में माहिर थे। ये कहानियां सुनने में अजीब जरूर लगती हैं, लेकिन ये उनके दिमाग के काम करने के तरीके को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। एक और बहुत मशहूर वाकया है ओम सेडलेट्स पाउडर का। अरे हाँ, एडिसन केमिस्ट्री को लेकर बहुत जुनूनी थे। उन्होंने सोचा कि अगर पेट में बहुत सारी गैस पैदा हो जाए तो इंसान गुब्बारे की तरह हवा में उड़ सकता है। अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने एक दोस्त माइकल गेट्स को बहुत सारा सेडलेट्स पाउडर खिला दिया। एडिसन पूरी उम्मीद में थे कि गैस की वजह से माइकल हवा में उड़ने लगेगा, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय माइकल के पेट में भयंकर दर्द होने लगा और वो जमीन पर तड़पने लगा। इस प्रयोग के लिए एडिसन की मां ने उनकी छड़ी से पिटाई भी की थी। लेकिन अगर हम इस घटना का गहराई से विश्लेषण करें तो ये सिर्फ एक बच्चे की बेवकूफ़ी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एडिसन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच का फर्क नहीं समझ पाए थे, लेकिन उनकी अप्रोच पूरी तरह से साइंटिफिक थी। वो किताबी ज्ञान को जमीन पर उतारकर परखना चाहते थे। इसी का नतीजा था कि उनके घर के तहखाने में उनकी पहली लैबोरेटरी बनी। करीब 200 बोतलें रखी थी और उन 200 बोतलों वाली कहानी में एक बहुत ही चालाकी भरा एंगल है। हाँ, उन्होंने हर एक बोतल पर पॉइजन यानी जहर का लेबल लगा दिया था। ये कोई शरारत नहीं थी, बल्कि ये उनका अपना रिस्क मैनेजमेंट था, ताकि घर का कोई भी सदस्य उनके केमिकल्स को हाथ ना लगाए। एक छोटे बच्चे का ऐसा सोचना सच में हैरान करता है, और यही प्रयोगी दिमाग जल्दी ही एक बहुत ही तेज व्यापारी के दिमाग में बदल गया। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार के खेत से सब्जियां बेचकर $600 कमा लिए थे। उस जमाने में $600 एक बहुत बड़ी रकम होती थी। लेकिन उनका मकसद कोई बैंक बैलेंस बनाना नहीं था। वो पैसा इसलिए कमाना चाहते थे ताकि अपने प्रयोगों के लिए और ज्यादा केमिकल्स और किताबें खरीद सकें। इसके लिए उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रेल रोड पर चलने वाली ट्रेन में न्यूज बॉय की नौकरी कर ली और यहीं से उनकी रोलिंग लेबोरेटरी यानी चलती फिरती प्रयोगशाला का सफर शुरू हुआ। ट्रेन के बैगेज कार के एक हिस्से में, जहां हवा ना आने की वजह से कोई नहीं जाता था, एडिसन ने अपनी पूरी लैब लगा ली। उन्होंने सिर्फ केमिकल्स ही नहीं रखे, बल्कि एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस भी खरीद लिया और ट्रेन के अंदर ही दुनिया का पहला ऐसा अखबार छापना शुरू किया जो एक चलती ट्रेन में छपता था, वीकली हेराल्ड। ये उनका बिजनेस सेंस ही था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। इसी दौरान शीलों की लड़ाई का किस्सा हुआ, जिसने उनके बिजनेस दिमाग का असली रूप दुनिया के सामने रखा। जब एडिसन को पता चला कि शीलों में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ है, तो उन्होंने तुरंत अपनी टेलीग्राफ की जानकारी का फायदा उठाया। ये वाला किस्सा सच में लाजवाब है। उन्होंने डिट्रॉइट के स्टेशन ऑपरेटर को कुछ मैगजीनों किताबें देकर ये मना लिया कि वो आगे के सभी स्टेशंस पर बुलेटिन बोर्ड पर इस युद्ध की खबर टेलीग्राफ कर दें। एडिसन को पता था कि खबर पढ़कर लोगों की भीड़ अखबार खरीदने के लिए स्टेशनों पर जमा हो जाएगी। उन्होंने डिट्रॉइट फ्री प्रेस के एडिटर से जाकर सीधे उधार में 1000 अखबार मांग लिए और उनकी सोच बिल्कुल सटीक बैठी। हर स्टेशन पे लोगों की भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि मांग बहुत ज्यादा है तो उन्होंने अखबार की कीमत 5 सेंट से बढ़ाकर 10 सेंट कर दी। और फिर कुछ स्टेशनों पर तो 25 सेंट तक में अखबार बेचे। ये किसी भी मॉडर्न डे मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कम नहीं है।
बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ उनकी इसी चलती फिरती लैब ने उनके जीवन में वो दर्दनाक मोड़ ला दिया जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। वो ट्रेन की आग वाली घटना। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो वो ट्रेन की आग वाली घटना किसी भी आम इंसान को पूरी तरह तोड़ सकती थी। वो फॉस्फोरस का गिरना, आग लगना और फिर कंडक्टर का उन्हें कानों से पकड़कर ट्रेन से बाहर फेंक देना। उस चोट की वजह से उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी और अंततः वो लगभग बहरे हो गए। किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ी त्रासदी होती। लेकिन एडिसन का नजरिया यहाँ भी बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस बहरेपन को कभी अपनी कमजोरी नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया। इस बहरेपन ने उन्हें दुनिया के फालतू शोर शराबे से बचा लिया और उन्हें अपने काम में पूरी तरह से फोकस करने की आज़ादी दी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बहरेपन ने आगे चलकर उन्हें टेलीफोन और फोनोग्राफ जैसे उपकरणों को कमर्शियल रूप से सफल बनाने में मदद की। क्योंकि वो खुद कम सुनते थे, इसलिए उन्हें इन मशीनों की आवाज को इतना स्पष्ट और तेज करना पड़ा कि वो खुद उसे सुन सकें। अगर वो बहरे न होते तो शायद ये मशीनें इतनी जल्दी, इतनी सटीक और आम लोगों के इस्तेमाल के लायक नहीं बन पाती। ये तो आपदा को अवसर में बदलने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके बाद उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है। वो स्टेशन वाली घटना। हाँ, माउंट क्लेमेंट स्टेशन पर एडिसन खड़े थे। उन्होंने देखा कि स्टेशन एजेंट J.U. मैकेंजी का छोटा सा बच्चा मेन ट्रैक पर खेल रहा है और एक बिना ब्रेक वाली मालगाड़ी का डिब्बा तेजी से उसी की तरफ आ रहा है। बिना एक सेकंड सोचे एडिसन ने अपनी जान की बाजी लगा दी और डिब्बे के टकराने से ठीक पहले बच्चे को ट्रैक से खींच लिया। दोनों बजरी पर गिरे, चोटें भी आईं, लेकिन जान बच गई। मैकेंजी इस बात से इतने एहसानमंद हुए कि उन्होंने एडिसन को ट्रेन टेलीग्राफी सिखाने का प्रस्ताव रखा और एडिसन ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। वो दिन में 18-18 घंटे टेलीग्राफी सीखने में लगा देते थे। उनका जुगाड़ और आविष्कार करने का तरीका हमेशा उनके साथ रहा। एक बार सर्दियों में नदी पर बर्फ जमने की वजह से केबल टूट गई थी और संचार पूरी तरह से ठप हो गया था। तब एडिसन ने एक बहुत ही गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने एक लोकोमोटिव यानी ट्रेन के इंजन की सीटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीटी की छोटी और लंबी आवाजों को मॉर्स कोड में बदल दिया और नदी के पार बैठे ऑपरेटर को संदेश भेजकर कम्युनिकेशन दोबारा चालू कर दिया। उनका ये जुगाड़ू दिमाग उन्हें कभी शांति से बैठने नहीं देता था। स्ट्रैटफोर्ड जंक्शन पर उन्हें रात की ड्यूटी मिली। नियम ये था कि हर घंटे रात के ऑपरेटर को ये साबित करने के लिए कि वो जाग रहा है, एक 6 नंबर का सिग्नल भेजना होता था। अब एडिसन तो दिन भर अपने प्रयोगों में लगे रहते थे, तो जाहिर है उन्हें रात में नींद आती थी। इस समस्या का उन्होंने एक बहुत ही तकनीकी समाधान निकाला। उन्होंने एक छोटी सी दांतेदार पहिए वाली मशीन बनाई और उसे घड़ी के साथ जोड़ दिया। ये मशीन हर घंटे अपने आप टेलीग्राफ लाइन पर 6 का सिग्नल भेज देती थी और एडिसन आराम से सो सकते थे या किताबें पढ़ सकते थे। लेकिन एक रात इसी नींद की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। उन्हें एक मालगाड़ी को रोकने का आदेश मिला था, लेकिन वो सिग्नल मैन को समय पर नहीं बता पाए और ट्रेन आगे निकल गई। सामने से भी एक ट्रेन आ रही थी। किस्मत अच्छी थी कि दोनों इंजनों के ड्राइवरों ने एक दूसरे को देख लिया और ट्रेनें टकराने से बच गईं। इस भयंकर लापरवाही के बाद एडिसन को अपनी जान बचाकर तुरंत कनाडा से वापस अमेरिका भागना पड़ा। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका वापस आकर एडिसन एक जगह टिक कर नहीं रहे। वो एक शहर से दूसरे शहर नौकरी बदलते रहे। इस दौर को उनका ट्रैम्प ऑपरेटर वाला दौर कहा जाता है। सिंसिनेटी, लुइसविल, मेम्फिस जैसे कई शहरों के दफ्तरों में उन्होंने काम किया। और इन दफ्तरों का माहौल किसी कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा नहीं होता था। वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची रहती थी। सिंसिनेटी के दफ्तर में चूहों का बहुत आतंक था। एडिसन ने वहां चूहों को मारने के लिए एक रैट पैरालाइजर बना डाला। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन खतरनाक मशीन थी, जिसमें 2 प्लेट्स को बैटरी से जोड़ा गया था। जैसे ही चूहा उन प्लेट्स पर पैर रखता, सर्किट पूरा हो जाता और चूहे को बिजली का जोरदार झटका लगता। और अगर हम लुइसविल के उस पुराने दफ्तर की बात करें तो वो जगह किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। दफ्तर की छत का प्लास्टर गिर रहा था, कमरा कभी साफ नहीं होता था और बैटरी रूम में नाइट्रिक एसिड की 100 बैटरियां ऐसे ही एक लकड़ी के स्टैंड पर रखी थी, जिसका एसिड लगातार रिस कर फर्श को खा रहा था। एक रात जब एडिसन ड्यूटी पर थे, तभी बिली एल नाम का एक ऑपरेटर, जो बुरी तरह नशे में धुत था, दफ्तर में घुस आया।
उसने आते ही वहां रखे लोहे के स्टोव को लात मारकर गिरा दिया, जिससे पूरे कमरे में काले खौर धुआं भर गया। इसके बाद उसने दीवार से पूरा स्विच बोर्ड ही उखाड़ फेंका और बैटरी रूम में जाके सारी बैटरियां जमीन पर गिरा दी। फर्श पर गिरा हुआ सारा नाइट्रिक एसिड रिसकर नीचे वाली मंजिल पर चला गया और वहां मैनेजर की डेस्क और सारे अकाउंट की किताबों को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। इस तरह के अराजक माहौल में काम करना किसी के लिए भी मानसिक रूप से थका देने वाला होता। इसका एक बहुत ही अजीब उदाहरण तब देखने को मिला जिस रात राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी। ये ऑपरेटर इस हद तक थके हुए और मशीन बन चुके थे कि जो ऑपरेटर वो खबर टेलीग्राफ पर रिसीव कर रहा था, उसने पूरी खबर मैकेनिकली टाइप कर दी। लेकिन उसे खुद समझ ही नहीं आया कि उसने क्या टाइप किया है। उसके दिमाग ने उस खबर को प्रोसेस ही नहीं किया। जब बाहर भीड़ जमा हुई और शोर मचा के लिंकन को गोली मार दी गई है, तब जाकर दफ्तर में लोगों को पता चला कि ये खबर तो उनके पास काफी पहले ही आ चुकी थी। लेकिन इतनी खराब सुविधाओं और मुश्किल हालातों के बीच भी एडिसन के अंदर लगातार कुछ नया सीखने की जो भूख थी, वो कभी कम नहीं हुई। एक बार उन्होंने एक नीलामी से नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू नाम की पत्रिका की 20 भारी भरकम किताबें सिर्फ $2 में खरीद लीं। रात के 3 बजे वो उन 20 किताबों का भारी बंडल अपने कंधे पे रखकर ले जा रहे थे। अंधेरे में एक पुलिस वाले ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और उन पर बंदूक तान दी। जब एडिसन ने किताबें दिखाई और पूरी बात समझाई, तब जाके पुलिस वाले ने उन्हें छोड़ा। वो दिन भर अखबार पढ़ते थे, मार्केट के भाव, कांग्रेस की बहसों की एक एक डिटेल उन्हें मुंह जुबानी याद रहती थी। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, कैसे एक व्यक्ति इतने कमियों, टूटे हुए उपकरणों और इतने खराब माहौल को अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? लुइसविल में ही एडिसन ने इसका सबसे बेहतरीन जवाब दिया। सिंसिनाटी से आने वाली टेलीग्राफ वायर की हालत बहुत खराब थी। लाइन में लीकेज होता था, आवाज कट कट के आती थी और सिग्नल बहुत कमजोर थे। एडिसन उस लाइन पर प्रेस रिपोर्ट रिसीव करते थे। न्यूज इतनी तेजी से आती थी, लगभग 40 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से, कि उसे सामान्य तरीके से कॉपी करना बहुत मुश्किल था। और क्योंकि सिग्नल कमजोर थे, वो सामने वाले को बीच में रोककर दोबारा दोहराने के लिए भी नहीं कह सकते थे। इस भयंकर दबाव से निपटने के लिए और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एडिसन ने एक बिल्कुल ही नए तरीके की लिखावट का आविष्कार किया, जिसे वर्टिकल राइटिंग कहा गया। आमतौर पे हम कर्सिव या घुमावदार लिखते हैं, लेकिन उसमें गलतियां होने का चांस ज्यादा होता है। वर्टिकल राइटिंग में हर अक्षर बिल्कुल सीधा, बिना किसी घुमाव के, ब्लॉक लेटर की तरह और एक दूसरे से अलग होता था। छोटे और सीधे अक्षर बनाने से उनकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ गई। टूटे फूटे तारों और गायब होते शब्दों के बीच एडिसन ने अपनी कल्पना और लॉजिक का इस्तेमाल करके पूरी न्यूज समझी और बिना किसी गलती के लिखी। उन्होंने खराब सुविधाओं के आगे घुटने टेकने के बजाय खुद को उस माहौल के हिसाब से इतना अपग्रेड कर लिया कि वो देश के सबसे तेज और बेहतरीन ऑपरेटर बन गए। तो जब हम एडिसन के इस पूरे शुरुआती सफर को देखते तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ज्ञान हासिल करना सिर्फ बेहतरीन स्कूलों या महंगी किताबों का मोहताज नहीं है। ये कहानी हमें दिखाती है कि अगर अंदर कुछ सीखने की सच्ची चाहत हो, तो एक कबाड़ बन चुका तहखाना या किसी ट्रेन का हिलता डुलता डिब्बा भी दुनिया की सबसे बेहतरीन लैबोरेटरी बन सकता है। एडिसन ने सिर्फ थ्योरी या तथ्य इकट्ठे नहीं किए, उनका दिमाग पूरी तरह से प्रयोगात्मक था। उन्होंने किसी भी बात को तब तक आखिरी सच नहीं माना जब तक कि उन्होंने खुद उसे टेस्ट नहीं कर लिया। उन्होंने टूटे हुए तारों से, कबाड़ से उठाए गए बैटरी सेल से और अपनी नींद से चुराए गए समय से वो सब कुछ सीखा जिसने आगे चलकर उनके बड़े आविष्कारों की नींव तैयार की। एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है और यहीं पर एक विचार हम सबके जहन में आना चाहिए। हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है। सोचकर देखिए, एडिसन ने उस दशक में, जब कुछ भी आसानी से उपलब्ध नहीं था, तब टूटे हुए कांच के टुकड़ों, गंदे रसायनों और चुराए हुए वक्त का इस्तेमाल करके आज की इस आधुनिक दुनिया की नींव रख दी। आज के इस दौर में जहां इंटरनेट के जरिए दुनिया भर का ज्ञान हमारी उंगलियों के इशारों पर मौजूद है, जहां हमें किसी चीज को सीखने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती या खलियान में आग नहीं लगानी पड़ती, तब अगर हम अपने अंदर एडिसन जैसी ही वो बचपन वाली जिज्ञासा और कभी हार न मानने वाली लगन ले आएं, तो ऐसा क्या है जो हम हासिल नहीं कर सकते? ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम अपने आसपास मौजूद असीमित सुविधाओं का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें अपने आसपास की चीजों को एक नए और जिज्ञासु नजरिए से देखना शुरू करना चाहिए। आज की इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया से सवाल पूछते रहिए।